बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो जजमेंट है वो है सेल टैक्स एक्ट 1990 के बारे में, जिसमें साबर प्रेस कैलेंडर इन्होंने रेफरेंस फाइल किया अगेंस्ट कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू फैसलाबाद एंड अदर्स। इसको डिलाइनेट करने से पहले मैं शुक्रगुज़ार हैं गुराया एंड पंसोतला एसोसिएट अपने उन तमाम दोस्तों के जिन्होंने हमें इनकरेज किया प्रीवियस वीडियो को देखकर, जो कि हमारी प्रीवियस एक जजमेंट थी उसके बारे में। और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो बड़ा मैटर करती है हमारे लिए। तो आज हम एक और जजमेंट जिसकी जो जिस्ट है, निचोड़ है, वो आपके सामने रखेंगे। साबर प्रेस कैलेंडर ये सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं और टैक्स ईयर जो इन्वॉल्व है वो है 2022। इन्होंने सेल टैक्स की रिटर्न्स सबमिट की और सेल टैक्स रिटर्न सबमिट की और साथ में इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। अब जो सेल टैक्स रिटर्न्स इन्होंने सबमिट की थी और इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की, इन दोनों में सेल्स का डिफरेंस आ गया। अराउंड 4 मिलियन इन्होंने शो किया सेल टैक्स रिटर्न्स में, जो कि टैक्स ईयर 2022 के ड्यूरेशन जो है 12 महीनों की सेल टैक्स रिटर्न का उनका 4.4 मिलियन के करीब इन्होंने टर्नओवर शो किया। लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो वहाँ पे जो टर्नओवर है वो कोई अराउंड 22 मिलियन शो कर दिया। इस डिस्क्रिपेंसी जो थी एक बहुत बड़ी, इसको जो लर्नड असेसिंग ऑफिसर हैं जो कि ACIR/DCIR हैं, उन्होंने इसको नोट किया और नोट करके उन्होंने सेक्शन 11 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 उसके मुताबिक इनको शोकाज नोटिस इशू कर दिया। शोकाज नोटिस का टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया और जो लर्नड ऑफिसर हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, नॉट सेटिस्फाइड, और उन्होंने अराउंड 3.6 मिलियन रुपीस का टैक्स कर दिया साबर प्रेस कैलेंडर को, जो कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। AOP हम जानते हैं कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनमें से एक किस्म AOP की भी होती है। तो ये 3.6 मिलियन का जब इनको टैक्स लगा सेक्शन 11 में जाके कि इन्होंने शार्ट पे किया है, साथ में ऑफिसर ने कहा कि आपको 33 सेक्शन 33 की पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है और साथ में सेक्शन 34 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाया जाता है। इस सारे सिनेरियो से अग्रीव्ड होके, डिससेटिस्फाई होके, सेक्शन 45B अपील, इसकी अपील फ़ाइल की जाती है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के सामने। और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं अपील जो हैं वो भी अगेंस्ट ऑर्डर कर देते हैं, अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन इससे अग्रीव्ड होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपील फ़ाइल करते हैं लर्नड एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के सामने अंडर सेक्शन 46। ट्राइब्यूनल भी सेटिस्फाई नहीं होता अपील से और जो अपील है वो अगेंस्ट ही डिसाइड होती है टैक्स पेयर के। इस सब से आगे फिर जब फर्दर ये एग्रीव्ड होते हैं कि ATIR से सेटिस्फाई नहीं होता टैक्स पेयर अपने डिसीजन जो उसके ख़िलाफ़ आया होता है, तो वो रेफरेंस फाइल करता है बिफोर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990। और इसके ऊपर फिर ये जो डिसीजन आता है जिसकी अब हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं।
अच्छा, थोड़ा सा अपील के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सेल टैक्स एक्ट सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक है ना, थोड़ी पिक्यूनरी लिमिट्स जो हैं अपील की वो चेंज हुई हैं मई 2024 के बाद। ठीक है जी। अब अगर जो ओरिजिनल आर्डर होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ओरिजिनल आर्डर का मीनिंग है कि जो ACIR या DCIR जो आर्डर करते हैं टैक्स पेयर के ख़िलाफ़, रजिस्टर्ड पर्सन के ख़िलाफ़, और उसमें जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो टैक्स का इम्पेक्ट है, अगर वो 1 करोड़ तक है तो फिर अपील लाए करेगी बिफोर CIR अपील। और अगर जो टैक्स का इम्पेक्ट है वो है ग्रेटर दैन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा है टैक्स का इम्पैक्ट, तो डायरेक्ट अपील जाएगी ATIR, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। इस तरह करने से एक जो एपलेट फोरम है वो लेजिस्लेटर ने वो रिड्यूस कर दिया है। तो हमारे केस में जैसा कि मैंने बताया, ये प्रायर टू है मई 2024, तो इसलिए कमिश्नर अपील साहब के पास भी अपील गई और ट्राइब्यूनल के पास भी गई, और उसके बाद रेफरेंस टू हाई कोर्ट हुआ। तो वापस आते हैं अपनी जजमेंट के ऊपर ही। अब इस सारे को सामने रखते हुए जो सिनेरियो है, जो रेफरेंस फाइल हुआ, उस रेफरेंस में जो मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ जो थे ना, जो मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ रखे गए बिफोर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि जो आर्डर पास किया है ATIR ने और ऑफिसर्स ने, वो नॉन स्पीकिंग आर्डर है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 24 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट 1897। इसको इग्नोर कर दिया गया, इसका ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ किया गया कि जो शो काज नोटिस ACIR/DCIR ने इशू किया था, उसमें उन्होंने कुछ ग्राउंड्स ली थी, तो जो आर्डर पास हुआ है ना, वो उन ग्राउंड्स पे नहीं है बल्कि किसी और ग्राउंड के ऊपर है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिस्क्रिपेंसी रेज़ की थी ना, जो डिस्क्रिपेंसी जो रेज़ की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न की सेल्स और सेल टैक्स रिटर्न जो 12 थी उनकी क्यूमुलेट सेल, उसमें डिफरेंस है। तो इसके रिप्लाई में टैक्स पेयर ने अपनी पोजीशन ली थी और उन्होंने बताया कि जो ये सेल का डिफरेंस है, मैं जब रजिस्टर हुआ हूँ, रजिस्टर्ड होने से पहले की सेल हैं, और इसने कुछ फैक्ट्स रखे उनके सामने। तो इन फैक्ट्स को देखते हुए टैक्स पेयर ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को के सामने सबमिशन रखी कि जो लर्नड ऑफिसर है उनको चाहिए था कि वो एक सप्लीमेंट्री और न्यू शो काज नोटिस करता और मुझे तमाम चीज़ें कन्फ्रंट करवाता और फिर आर्डर पास होता। ये तो हाई कोर्ट ने ये दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी बताया। तो और थर्ड जो उन्होंने रखा, ये जो तीसरा पॉइंट जो था उन्होंने रखा, 2 पॉइंट मैंने आपके बता दिए कि एक हो गया जनरल क्लासेस एक्ट का सेक्शन 24A की वायलेशन हुई। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो शो काज नोटिस है वो शो काज जो आर्डर है, आर्डर ऐसी ग्राउंड पे किया गया कि जो कि शो काज नोटिस का पार्ट नहीं था। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो आर्डर है दैट इज़ बियॉन्ड द शो काज नोटिस से आगे बाहर निकल कर आर्डर हुआ है, तो इसलिए ये टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है। और तीसरा कहा जी कि उन्होंने कहा जी हाँ सप्लाईज तो हैं, लेकिन सेल टैक्स के लिए ये मैंडेटरी है ऑन द डिपार्टमेंट
कि वो प्रूव करें कि वो जो सप्लाईज़ थी वो टैक्सेबल सप्लाईज़ थी, टैक्सेबल सप्लाईज़ थी, क्योंकि सप्लाईज़ तो एग्जेम्प्ट भी हो सकती हैं, ज़ीरो रेटेड भी हो सकती हैं, और टैक्सेबल एट द रेट ऑफ जो कि सेक्शन 3 में अवेलेबल होता है 17% था उस वक्त, उस पर भी हो सकती हैं। तो इसको मालूम किए बगैर ही ऑफिसर ने आर्डर पास कर दिया। तो जो डिसीजन आया, मैं तीनों क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ कि फिर जो डिसीजन लिया गया 1, 2, 3 जो थे हमारे कि जो जनरल क्लासेस एक्ट, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जनरल क्लॉसेज एक्ट के जो मुताबिक हैं वो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आर्डर जो है वो नॉन स्पीकिंग है। दूसरा पॉइंट जो शोकाज नोटिस से रिलेटेड था, उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने फेवर में दिया कि जी बिल्कुल जो आर्डर पास हुआ है जिस ग्राउंड के ऊपर आर्डर, दूसरा क्वेश्चन था आर्डर जो पास हुआ है, आर्डर पास्ड ऑन ग्राउंड वाज नॉट डिस्कस्ड इन शोकाज नोटिस। ठीक है जी, तो ये भी इनके फेवर में आ गया। और थर्ड भी कोर्ट ने ये हेल्ड डैट सेल टैक्स कैंट बी इम्पोज्ड ऑन प्रिजम्पशन बेसिस। और ये कहकर जो है वो केस को रिमांड बैक कर दिया गया, बैक टू ऑनरेबल ATIR कि इसको दोबारा से देखें और इसको डिसाइड करें। जो जजमेंट इसमें जो साइड की गई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मोस्टली जो थी वो शोकाज नोटिस से ही रिलेटेड थी, क्योंकि सारा डिसीजन इसी पे बेस किया गया। तो पहली जजमेंट जो थी वो फतेह यार्न प्राइवेट लिमिटेड थी, इसकी जजमेंट पर रिलाई किया गया। दूसरी जजमेंट थी वो रिसेंटली RYK मिल्स की जजमेंट आई हुई है, उसको रेफ़र किया। थर्ड जजमेंट जो कोर्ट की गई वो रोज़ फूड्स फैसलाबाद थी, और थर्ड जजमेंट जो वो फोर्थ जजमेंट वो पाकिस्तान वापडा थी। तो ये 4 जजमेंट्स इन पर रिलाई करके केस को रिमांड बैक कर दिया। सो ये था जी आज का हमारा जजमेंट, जो कि हमने रीड आउट किया और उसका जो जिस्ट है वो आपके सामने रखा। फर्दर अगर आप बेटरमेंट के लिए कोई और हमें सजेशंस दे सकते हैं तो काइंडली यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच।